भोपाल एम्स डॉक्टर शर्मन सिंह जुड़ गए हैं। सीधे लिए चलते हैं, उनसे बातचीत करेंगे क्योंकि कोरोना के इस वक्त में जानना बेहद जरूरी है। डॉक्टरों की राय क्या है, डॉक्टर क्या चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, और डॉक्टर कहीं ना कहीं पूरी जनता को हर बात पर जागरूक करने की कोशिश भी कर रहे हैं। लगातार डॉक्टर्स जागरूक कर रहे हैं कि जनता को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ऐसे में बेहद जरूरी हो जाता है कि डॉक्टर के साथ बातचीत की जाए और वो क्या कुछ सलाह और परामर्श देते हैं। हमारे साथ भोपाल एम्स के डॉक्टर शर्मन सिंह जुड़ेंगे, जिनसे हम खास चर्चा करेंगे कि क्या कुछ लगता है इस वक्त डॉक्टर्स की राय क्या है, क्योंकि जिस तरह से कोरोना रफ्तार पकड़ रहा है, ऐसे में डॉक्टर्स की राय बेहद महत्वपूर्ण होती जा रही है। जिस तरह से वो लोग जनता की सेवा कर रहे हैं, बेहद सराहनीय है ये। हमारे साथ डॉक्टर शर्मन सिंह जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर, आपको क्या लगता है कि वैक्सीनेशन से पॉजिटिविटी रेट कितना कम हो सकता है? सबसे पहला सवाल तो यही कि जिस तरह से वैक्सीनेशन जारी है, हर राज्य में वैक्सीनेशन भी किया जा रहा है, लगातार वैक्सीनेशन की प्रक्रिया जारी है, क्या लगता है कितना दर घटेगा इससे कोरोना का? डॉक्टर, अब तक मेरी आवाज पहुंच रही है? डॉक्टर शर्मन, आप मुझे सुन पा रहे हैं? डॉक्टर शर्मन से हमारा संपर्क अभी नहीं हो पा रहा है, फिर से कोशिश करेंगे डॉक्टर से संपर्क करने की। हम आपको बता दें कि लगातार जिस तरह से कोरोना बढ़ रहा है, ऐसे में बेहद ज़रूरी है कि आप डॉक्टर के परामर्श के बिना कोई भी काम या कोई भी दवा ना लें। कोई भी दवा, कोई भी इंजेक्शन या ऑक्सीजन का अधिक उपयोग ना करें। ऐसे में आपके भविष्य में भी खतरा हो सकता है। जिस तरह से हम लगातार आपको बता रहे हैं कि बेवजह दवाइयों का उपयोग करने से, दवाइयां खाने से आपको भविष्य में खतरा भी हो सकता है, क्योंकि कम उम्र में ज़्यादा रेडिएशन के संपर्क में आने से भी, बार बार सीटी स्कैन कराने से भी, डॉक्टर्स आपको लगातार बता रहे हैं कि बार बार सीटी स्कैन कराने से भी आपको भविष्य में कैंसर होने का खतरा बना रहता है। इसलिए ज़्यादा डॉक्टर की परामर्श बिना कोई भी दवा ना लें। धैर्य रखें, सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि कोरोना का जो माहौल चल रहा है, ऐसे में धैर्य रखना बेहद जरूरी हो जाता है। कोरोना के इस माहौल में अगर धैर्य नहीं रखा जाए और हम पैनिक की सिचुएशन रखेंगे तो बेहद मुश्किल में पड़ सकते हैं। हमारे साथ डॉक्टर शर्मन सिंह जुड़ गए हैं, फिर से बात करेंगे उनसे। डॉक्टर, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। थैंक यू जी डॉक्टर शर्मन, आपको क्या लगता है जिस तरह से करता हूं कोशिश। जी डॉक्टर शर्मन, आपको क्या लगता है जिस तरह से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया जारी है कि कितना पॉजिटिविटी रेट कम होगा, कितनी कारगर साबित होगी वैक्सीनेशन इस समय कोरोना के? देखिए, दुर्भाग्य से वैक्सीन लोग लगवा नहीं रहे। सबसे बड़ी बात तो यह ना कि वैक्सीन लगवाएंगे तभी हमारा पॉजिटिविटी रेट कम आएगा, और पॉजिटिविटी रेट हमको कम से कम हमको 10% से 20% कम करना पड़ेगा। बिकॉज अभी मध्य प्रदेश में हम जो देख रहे हैं वो लगभग 30% या उससे ऊपर ही रह रहा है। तो हमको बहुत नीचे जाना है, और उसी तरह से हमको लगभग 10% से नीचे आना चाहिए, तभी हम कुछ उम्मीद कर सकते हैं कि कुछ सही होगा। जी डॉक्टर शर्मन, आपने कहीं ना कहीं पहले भी लॉकडाउन का समर्थन किया था, काफी डॉक्टर्स लगातार लॉकडाउन का समर्थन कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि लॉकडाउन आखिरी विकल्प बचा है कोरोना की कमर तोड़ने के लिए? आप? जी बिल्कुल, मैं स्ट्रांगली बिलीव करता हूं कि कोरोना के लिए, बिकॉज उसके बहुत सारे रीजंस हैं। मैं क्यों बताता हूं, उसका रीजन ये है कि सबसे पहले तो ये बात है कि हमको मौका मिलेगा जी उसमें करने के लिए, और उसमें लोग मान नहीं रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा, मंत्री लोगों ने भी कहा, हम लोगों ने कहा, आपके माध्यम से सारे टीवी चैनल भी कहते रहते हैं कि आप अपना संयम रखें, घर में रखें, लेकिन वो लोग रुक नहीं रहे घरों में, और दुर्भाग्य से वो सब बाहर निकल रहे हैं। और चाहे रैलीज हों, चाहे वो सामाजिक कार्यक्रम हों, चाहे मैरिजेज हों, बहुत बड़ी बड़ी फंक्शंस हों, वो सब कर रहे हैं। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि लॉकडाउन इसलिए होना चाहिए, और लॉकडाउन का हमको ये भी फायदा मिलेगा कि हमारी जितनी सुविधाएं हैं, व्यवस्थाएं हैं, वो दुरुस्त हम कर पाएंगे। जी
डॉक्टर शर्मन, कहा जा रहा है कि तीसरी लहर का आना अभी बाकी है। जिस तरह से अंदेशा लगाया जा रहा है, आशंकाएं जताई जा रही हैं कि तीसरी वेव जो है वो भारत में बेहद खतरनाक हो सकती है, और ये भी कहा जा रहा है कि वो बच्चों के लिए बेहद खतरनाक होगी। तो क्या कुछ सावधानियां हमें अभी से बरतनी होंगी ताकि उस तीसरी वेव का अगर आती है तो उसका सामना कर सके हम? देखिए, जो व्यवस्थाएं पहले भी हम जैसे एक्सपर्ट्स ने पहले भी कहा था कि सेकेंड वेव आएगी, तभी भी लोगों ने नहीं सुना। जी। अभी भी सारे एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि तीसरी वेव भी आएगी, डेफिनेटली आएगी, उसमें कोई डाउट नहीं है। कब आएगी, कितना डिले होगी, वो एक दूसरी चीज है, और हम कितना उसको डिले कर सकते हैं, लेकिन आएगी जी। ये बिल्कुल सत्य है। लेकिन उसमें हमको ये देखना होगा कि वैक्सीनेटेड जो लोग नहीं होंगे, ये थोड़ा सा मैं करेक्शन करना चाहूंगा कि बहुत सारे जगह पे ये पैनिक क्रिएट किया जा रहा है कि केवल बच्चों में होगा। ऐसा नहीं होगा, बच्चों में भी होगा। जी। जी। थोड़ा सा करेक्शन उसमें ये चाहिए कि बच्चों में ही होगा और बच्चों में भी होगा। बिल्कुल। हिंदी में जो व्याकरण जानते हो वो सब समझेंगे इस चीज में कि बच्चों में भी होगा, ऐसा नहीं है कि बच्चों में ही होगा। बिकॉज बच्चे वैक्सीनेटेड नहीं है, बाकी लोगों में वैक्सीनेशन हो जाएगा, तो बाकी लोगों में होने के साथ साथ बच्चों में भी होगा। तो डेफिनेटली ये चिंता का विषय सबके लिए है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बुजुर्गों में नहीं होगा, एडल्ट्स में नहीं होगा। बट उम्मीद हमारी ये है कि तब तक हम लोग सारे जो ओल्ड वाले हैं या जो 18 से 44 साल वाले हैं वो वैक्सीनेट हो जाएंगे। दूसरे देशों में बच्चों में भी वैक्सीन लग रही है, तो शायद उनके यहाँ ऐसी नौबत नहीं आएगी, बट हमारे यहाँ शायद हम बच्चों को भी डेफिनेटली हमें लगता है कि उनको प्रकोप करेगा। तो डॉक्टर शर्मन, ऐसे में बच्चों के लिए टीकाकरण कितना जरूरी हो जाता है, क्योंकि जिस तरह से हम कह रहे हैं कि बच्चों में भी इसका असर देखने को मिलेगा, कोरोना की चपेट में बच्चे भी आ सकते हैं, तो ऐसे में बच्चों का टीकाकरण कितना जरूरी हो जाता है? बहुत जरूरी है। बच्चे हमारा फ्यूचर होते हैं, हमारा भविष्य होते हैं, तो बच्चों को हमें संभाल के रखना है। और इसीलिए कनाडा ने शुरू कर दिया है बच्चों में वैक्सीनेशन, अमेरिका ने शुरू कर दिया है, और सारे यूरोपियन कंट्रीज भी सोच रहे हैं इस विषय में। और हमको लगता है कि इंडिया में भी सोचना चाहिए। बट इंडिया की सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि हमारे जो एलिजिबल लोग हैं वही वैक्सीन या तो नहीं ले रहे हैं, या जो लेना चाहते हैं उनके लिए वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। तो दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि हमको अब तक अभी हमारे लगभग 16 करोड़ लोग वैक्सीनेट हुए हैं, अभी हमको लगभग 30-40 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट कर देना चाहिए था, तभी कुछ होता। जी डॉक्टर, अगर बात की जाए एम्स की, तो क्या कुछ सुविधाएं इस वक्त एम्स हॉस्पिटल में दी जा रही हैं कोरोना संक्रमित मरीजों को? किस तरह से तैयार किया गया है हॉस्पिटल को कि उनके एवज में, उनके फेवर में वो चीजें रहें? जी, जैसा कि हम सभी जानते हैं, देखिए कि भारत सरकार का संस्थान है, और हम इस तरह से हमने जैसे ही हमको मिला तो हमारे संस्थान को भारत सरकार के निर्देश पे हमने सारे हॉस्पिटल को कोविड बना दिया है, और उसमें बाकी जितने भी हमारे जो सुविधाएं हैं वो हमको अनफॉर्चुनेटली बंद करनी पड़ेंगी, नेचुरली एज ए डॉक्टर तो हमको तकलीफ होती है, लेकिन क्या करें, वो करना पड़ा है। तो हमारे 500 बेड हमने कर दिए हैं आप सब लोगों की जनता के लिए, जिसमें से 200 बेड हमारे आईसीयू बेड या वेंटिलेटर बेड कहते हैं, और 300 बेड ऐसे हैं जिनमें वेंटिलेटर नहीं है बट बाकी ऑक्सीजन की सुविधा है। तो ये 500 बेड के हम कर रहे हैं, लेकिन 500 बेड हो या 1000 बेड हो, सुबह भी हमने किसी दूसरे चैनल पे हम कह रहे थे कि इतने से नहीं होगा, हमको इसको रोकना पड़ेगा। हमको मानना ये है कि बीमारी को रोकना है। गांव में प्रॉब्लम ये है कि गांव के लोगों के लिए अभी भी बहुत, मुझे उनका भविष्य बहुत अंधकार में दिख रहा है कि गांव में अभी सुविधाएं नहीं है, डॉक्टर्स भी नहीं है, और जिस तरह से दुर्भाग्य से हमारे डॉक्टरों के साथ कुछ उस तरह से, जैसे कल मैं देख रहा इंदौर के डॉक्टर्स के साथ कुछ मिसबिहेवियर या जिस तरह चीजें हो रही है वो ठीक नहीं है। जी बिल्कुल। जी डॉक्टर, आप गर्मियों का मौसम है, जैसा कि आप जानते हैं कि गर्मियों में वैसे भी कई बीमारियां निकलकर सामने आ जाती हैं, क्योंकि गर्मी के मौसम में देखरेख बहुत जरूरी होती है। तो ऐसे में घरों पर रह रहे लोगों को क्या कुछ प्रिकॉशन लेने हैं जिससे वो बीमारियों से दूर रहे या फिर कोरोना की चपेट में ना आए? देखिए, जो लोग घर पे रहेंगे वो मुझे लगता है कि सबसे सुरक्षित हैं वो लोग जी, और घर पे ही रहें, बाहर ना निकलें। जैसे कि बाहर निकलने से जो बाकी जिस तरह से हमेशा बीमारियां होती है, जैसे लू लगना है, सन बर्न हो जाना, या जो उस तरह की डिहाइड्रेशन हो जाना, ये सब चीजें होती हैं। तो मेरा तो यही बार बार मानना है कि नॉट ओनली कोरोना के डर से ही नहीं, बट अदरवाइज जो लू और सन बर्न के डर से भी लोग घर में रहें, बच्चों को भी घर में रखें। और डेफिनेटली ये मुश्किल तो है, उसकी वजह से मानसिक तनाव भी लोगों में, मानसिक स्ट्रेस भी आ रही हैं, और मानसिक कुछ लोगों में बीमारियां भी होने लगी हैं, तो वो मुश्किल है। लेकिन
क्या करें, इस महामारी से लड़ने के लिए हमको सबको ये सब करना ही पड़ेगा। तो इसलिए हमारे पास कोई इससे अच्छा विकल्प कोई है नहीं कि हम अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें और इस बीमारी से बचें। एक बार हो गई तो नेचुरली फिर स्ट्रेस इतना आ जाता है, जी फिर चाहे वो एम्स हो या हमीदिया हो या दूसरे हॉस्पिटल हो, हम लोगों के ऊपर इतना प्रेशर आ जाता है कि इमीडिएटली फिर चाहिए। कई बार मरीज हम देख रहे हैं कि वो घरों में होते हैं लेकिन एडवाइस नहीं लेते, स्टीरॉयड ले रहे हैं। जी भाग्य से जो स्टीरॉयड ले रहे हैं वो उनको कई बार हम देखते हैं कि वो घर में इतने दिन स्टीरॉयड ले चुके होते हैं जिससे उनकी हालत खराब हो जाती है। जी तो मेरा आपके माध्यम से मैं हमेशा हर चैनल पे भी कहता हूँ कि मैं कहूँगा घर में कृपया स्टीरॉयड्स ना लें लो, बिकॉज स्टीरॉयड से आपको ज्यादा नुकसान होता है और एकदम सडनली आपकी तबीयत खराब हो जाती है, फिर हम लोग भी नहीं संभाल पाते हैं। जी डॉक्टर, जिस तरह से सवाल ये उठ रहा है कि जिस तरह से लगातार पैनिक की स्थिति बनी हुई है, तो ऐसे में एक महत्वपूर्ण सवाल ये उठ जाता है कि आपको टेस्ट कब कराना है, कब आइडेंटिफाई करें कि अब हमें टेस्ट की ओर बढ़ना चाहिए, क्योंकि हम भी देख रहे हैं कि जो मामूली लक्षण जो रहते हैं सर्दी जुकाम वो वायरल की वजह से या फिर किसी फ्लू की वजह से भी हो सकते हैं, लेकिन ऐसे में पैनिक की स्थिति इतनी बनी हुई है कि हर लक्षण को इस वक्त कोरोना से जोड़कर देखा जा रहा है। शिवाली, ये आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि इस समय बहुत कम बीमारियां हैं जो अदर देन कोरोना है। जी तो आप ये मान के चलें कि 95% लोगों में केवल कोरोना है। अगर उनको कोई भी सिम्टम जो मैं बताऊंगा जिसमें बुखार हो, थोड़ा सा जुकाम हो रहा हो, खराश गले में हो रही हो, सिर में दर्द भी हो रहा हो, बॉडी एक हो रही हो, लूज मोशन दस्त हो रहे हों, या जो आंखें आना जिनको कहते हैं, रेड आई जिनको कहते हैं, या और भी इससे रिलेटेड कोई चीज हो रही हो, तो ये 95% आप ये मान के चलिए कि ये कोरोना ही है और कुछ नहीं है। तो इसके लिए हमने आज भी एक गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश के लिए एक वीडियो शूट किया है, उसमें हमने सबको बताया है कि आप सैंपल दे दीजिए, अपनी ग्राम पंचायत के जो सचिव होंगे उनसे नंबर लीजिए, RT-PCR के लिए टेस्ट ले लीजिए और होम आइसोलेशन में चले जाइए। रिपोर्ट का वेट ना करें, रिपोर्ट का वेट नहीं करें, बिकॉज रिपोर्ट आपको 3, 4, 5 दिन में अनफॉर्चुनेटली कहाँ पर है डिपेंड करता है उसके ऊपर, भोपाल से कलेक्ट हुआ है या देहात से कलेक्ट हुआ है, तो कई दिन लग जाएंगे। तो टेस्ट की रिपोर्ट की वेट ना करें, बिकॉज इतने दिन में क्या होता है शिवाली, कई बार वो मरीज कई लोगों को फैला देता है बीमारी, तो उसको लगता है टेस्ट की रिपोर्ट आएगी तब वो रुकेगा। तो कृपया घर में ही रुकें, रिपोर्ट का इंतजार ना करें, आप मान लें अपने आप को कि आपको कोविड है। जी डॉक्टर शर्मन, लगातार देखा जा रहा है कि इस वक्त में हार्ट अटैक के मामले भी बहुत बड़े हैं, लगातार हार्ट अटैक के जितने मामले सामने आ रहे हैं, तो क्या वजह है इसके पीछे, क्योंकि कोरोना काल में इतने हार्ट अटैक से मौतें क्यों हो रही हैं? हाँ शिवाली, ये भी अच्छा क्वेश्चन है आपका कि ये बिल्कुल सही है कि देखा गया है और ये प्रूव भी हो गया है साइंटिफिक वैज्ञानिक तरीके से जी कि जो हमारा बीमारी है कोरोना की, ये हमारे शरीर की जो धमनियां या जो कैपिलरीज होती हैं, जो खून ले जाने वाली, जो जिनको वेसल्स कहते हैं हम, वेसल्स में और उनकी कैपिलरीज में थक्का जमा देती है। तो मतलब वो लीकेज होने लगती है और लीकेज की वजह से प्लेटलेट वहां पे इकट्ठी हो जाती हैं और प्लेटलेट जब इकट्ठी हो जाती हैं तो उनमें थक्का जम जाता है। तो ये जब थक्का जमता है तो थक्के की वजह से हार्ट अटैक लोगों में हो रहा है, स्ट्रोक भी लोगों में देखने को मिल रहा है या दूसरी बीमारियां मिल रही हैं। तो ये कोरोना के कई महीनों बाद तक भी हो रहा है, कई सप्ताह के बाद भी हो रहा है। तो मेरा सबसे सलाह ये रहती है कि कोरोना अगर ठीक हो भी गया है तो बहुत ज्यादा एक्सरसाइज ना करें और अपने डॉक्टर से, जिनको कहते हैं खून को पतला करने वाली, ब्लड थिनर कहते हैं, वो थोड़े दिन तक और लें और वो आपके डॉक्टर बताएंगे। और इसीलिए हम सारे मध्य प्रदेश को सेंटर फॉर एक्सीलेंस होने की वजह से हमारे डॉक्टर्स सारे पढ़ाते रहते हैं, सारे डॉक्टर्स को, लेकिन फिर भी कुछ डॉक्टर्स हैं जो नहीं है उसमें जुड़े हुए सेंटर फॉर एक्सीलेंस में, जो प्राइवेट डॉक्टर हैं, उनसे भी मेरा आपके माध्यम से ये रहेगा कि वो इस चीज का ध्यान रखें कि कई बार उनको कहें कि हैवी एक्सरसाइज ना करें और संयम रखें और धीमे धीमे वॉक वगैरह कर सकते हैं, लेकिन हैवी एक्सरसाइज ना करें और वो ब्लड थिनर लेते रहें थोड़े दिन तक। जी डॉक्टर शर्मन, कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कितनी नकारात्मकता जो फैली हुई है आसपास, क्योंकि कोविड से डर का माहौल तो है ही, लोग ज्यादातर नकारात्मक भी हो रहे हैं, मनोवैज्ञानिक भी लगातार कहते आ रहे हैं कि आप धैर्य रखें, उसको पैनिक की स्थिति में ना आए। तो ऐसे में डॉक्टर्स क्या सलाह दे रहे हैं, कितना जरूरी है पॉजिटिव रहना इस वक्त पे? बहुत जरूरी है, ये बहुत अत्यंत आवश्यक है और ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट आज शायद कल तक रिलीज कर देगी उस वीडियो को भी। उसमें भी हम सब लोगों ने, सारे जो हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग हैं, उन लोगों ने बार बार ये समझाया लोगों को कि पॉजिटिविटी से, देखिए, एक तो हमारे जो शरीर की जो
बिंदु हैं बहुत सारे, जो दिमाग के हों या हमारे ब्लड के हों, हार्ट के हों, जी जब भी आप पॉजिटिव रहते हैं तो उसमें वैज्ञानिक तरीके से साबित हो गया है कि उससे बहुत अच्छे जी हार्मोन्स डेवलप होते हैं और वो निकलते हैं। तो उससे हमारी जो ब्लड प्रेशर है, शुगर है, ऐसी चीजें वो कम होती हैं। और जी उसी की वजह से जिस तरह से जितने भी नेगेटिव आप होंगे, तो जिनको हम नेगेटिव साइटोकाइंस कहते हैं, तो नेगेटिव साइटोकाइन निकलती हैं। और वही रीजन है कि आधे मरीजों में ये स्ट्रेस की वजह से जो लास्ट में जो डेथ होती है लोगों की, या जो जिसको हम साइटोकाइन स्टॉर्म कहते हैं तो इंग्लिश में, तो वो बहुत लोगों में स्ट्रेस की वजह से हो रहा जी है। तो इसलिए पॉजिटिव रहना उनका बहुत जरूरी है। और पॉजिटिविटी से यहाँ तक देखा गया है कि बहुत सारे लोग बिना दवाई के भी ठीक हो जाते हैं। तो जी पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। अगर नेगेटिव रहेंगे तो हो सकता है दवाई भी काम ना करे, इसलिए पॉजिटिव रहिए, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आप सब लोगों। जी डॉक्टर शर्मन, लगातार देखा जा रहा है पोस्ट कोविड के बाद क्या कुछ सावधानियां बरतनी जरूरी हैं? जो लोग पॉजिटिव हुए थे लेकिन अब नेगेटिव हो चुके हैं, घर पर हैं, उनके लिए क्या कुछ सावधानियां बरतनी जरूरी है? और सबसे महत्वपूर्ण आपसे मैं पूछूंगी कि अल्कोहल कंजप्शन इस टाइम पे कितना रिस्ट्रिक्टेड है और कितना ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है शिवाली ये, लेकिन इसमें मैं ये बिल्कुल जरूर बताना चाहूंगा। एक बात मैंने बताई कि जो हैवी एक्सरसाइज ना करें, बिकॉज उनकी धमनियों में कहीं भी धक्का जमने का एक डर रहता है, वो एक चीज है। दूसरी चीज, कई लोगों को कई सप्ताह तक या कई महीने तक बहुत कमजोरी रहती है, तो उसमें मेरा सबके लिए सजेशन होगा कि मीठी चीजें कम खाएं, टेस्ट करें, उसमें कोई नहीं, जो नॉन डायबिटिक है वो ले सकते हैं, लेकिन कम से कम मीठा लें, हाई प्रोटीन लें। नॉन वेजिटेरियन है तो नॉन वेज खाना खाएं, वेजिटेरियन है तो जो भी प्रोटीन के सोर्सेज हैं उनसे खाएं, फ्रूट खाएं, हरी सब्जियां खाएं। विटामिन सी थोड़े दिन तक और लेते रहें, जिंक लेते रहें, विटामिन डी ले सकते हैं। दूध अगर जो पीते हैं तो उनको कोई अलग से विटामिन डी लेने की जरूरत नहीं, कैल्शियम और दूध सफिशिएंट है। और जो वेजिटेबल अगर अच्छी ग्रीन वेजिटेबल खाते हैं तो उनको और कोई एडिशनल लेने की जरूरत नहीं। लेकिन हाँ, धीमे धीमे आपको ये आएगा, लेकिन प्रोटीन की मात्रा आप डेफिनेटली ज्यादा रखें, बिकॉज उससे आपकी जो रिपेयर है, बिकॉज ये सारे शरीर को पूरी तरह से घायल कर देता है, तो उसमें आपको ये ध्यान रखना है। तीसरी चीज ये आपने जो पूछा, बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन आता है कि भाई अल्कोहल के लिए, तो अल्कोहल के लिए बहुत सारे लोग, बहुत सारी भ्रांतियां हैं। अल्कोहल से कोरोना मर जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि वैक्सीन लगनी चाहिए कि नहीं लगनी चाहिए। तो देखिए, ऐसा है कि अल्कोहल कभी भी फायदेमंद नहीं है, अल्कोहल हमेशा ही नुकसानदायक है। और इसमें तो और ज्यादा नुकसानदायक है, बिकॉज जो हमारी इंटेस्टाइन में जो एपिथेलियल सेल होती है, वहां पर कोरोना बहुत दिन तक वो रहता है अंदर। ठीक होने के बाद भी जो इंटेस्टाइन के जो इनर लेयर, जिसको एपिथेलियम कहते हैं, उस पर कोरोना रहेगा। तो कई बार देखा गया है कि जो शराब पीने वाले हैं उनमें दोबारा से रिएक्टिवेट होकर के कुछ इस तरह के सिम्टम आ जाते हैं। तो इसलिए मेरी सबको सलाह होगी कि अल्कोहल जितना डिले कर सकें और कोशिश करें। मैं तो सबको यही कहता हूं कि अगर अल्कोहल छोड़ ही दें तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं छोड़ सकते तो कम कर दें और बहुत देर बाद लें। जी डॉक्टर शर्मन, एक महत्वपूर्ण सवाल कि जो कोरोना संक्रमित थे, जो अब ठीक हो चुके हैं, उनको कितने वक्त बाद वैक्सीन लगवानी चाहिए? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये बिल्कुल यूजुअली इसके लिए गाइडलाइन है कि जब इन्फेक्शन हुआ है, जिस दिन से उनको सिम्टम आए, उससे वो लगभग 4 हफ्ते से पहले ना लगवाएं, और 4 और 8 वीक्स के बीच में कभी भी लगवा सकते हैं, डिपेंडिंग अगर अवेलेबल है आपके पास वैक्सीन। मान लो 4 वीक्स में आ गई है तो तब लगवा सकते हैं, 6 वीक्स में, 8 वीक्स तक कभी भी लगवा सकते हैं। और कई बार ये क्वेश्चन भी आता है कि जैसे एक पहले लगवा ली थी, बीच में कोरोना हो गया, तो फिर बिल्कुल तो उसके लिए भी दूसरी वैक्सीन वो 6 वीक्स या 8 वीक्स के बाद लगवाएं। उसमें फिर 4 वीक के बाद नहीं लगवाना एडवाइजेबल है, उसके लिए थोड़ा डिले कर दें, 2 महीने के बाद ही लगवाएं दूसरी वैक्सीन। जी डॉक्टर शर्मन, एक आखिरी सवाल ये भी होगा कि जिस तरह से कहा जा रहा है, आपने भी अभी बताया कि तीसरी वेव में जो है बच्चों को भी कोरोना हो सकता है, तो ऐसे में बच्चों के लिए क्या कुछ प्रिकॉशंस रख सकते हैं परिजन? क्या कुछ जरूरी सावधानियां अभी से हम रख सकते हैं बच्चों को इससे बचाने के लिए? देखिए, यही है, थोड़ा सा इस कोरोना ने सारे समाज को बहुत चेंज कर दिया है, और अभी बहुत सारे चेंजेज आने हैं। तो हमारी जो जितनी व्यवस्थाएं हैं, हमारे जो सामाजिक ताना बाना है, वो बहुत चेंज हो जाएगा। और इसमें जो ब्रॉडर स्केल पे हम करें तो हमारी टीचिंग का मॉड्यूल बदल गए, हमारी बच्चों के जो कल्चरल या जो उस तरह के संसाधन थे वो डिफरेंट हो जाएंगे। हम सब बच्चे कंप्यूटर या मोबाइल से भी हो जाएंगे। ये सब चीजें हो रही हैं, तो हमको स्कूल से ऑनलाइन हमको ज्यादा
पढ़ाई करानी पड़ेगी बच्चों को। अभी एडवाइस ये भी करने लगे हैं हम लोग कि भाई मास्क लगाना ही पड़ेगा, बिकॉज थर्ड वेव आएगी। तो अभी तक मास्क यूजुअली हम लोग एडवाइस नहीं करते थे छोटे बच्चों को, लेकिन अब हमको लगता है कि 5 साल से ऊपर वाले बच्चों को भी एडवाइस हम करते हैं कि तीसरी वेव में डेफिनेटली, बिकॉज बच्चे वैक्सीनेट नहीं है तो उनको ये जरूरत पड़ सकती है। और हमारा मानना ये है कि जल्दी से जल्दी वैक्सीन आ जाए, तो हम ये चाहेंगे कि जैसे कनाडा और अमेरिका ने शुरू किया तो इंडिया में भी आ जाए। लेकिन अगेन दुर्भाग्य की बात यह है कि लोग वैक्सीन जितनी भी है उतनी लोग लगवा नहीं रहे। तो मैं सबसे एक बार आपके माध्यम से दोबारा कहूंगा कि जिनके लिए 18 से लेकर 65-70 साल के जितने भी लोग हैं वो सभी वैक्सीन लगवाएं। जहां भी आपको अवेलेबल हो रही है तो कृपया वैक्सीन जरूर लगवाएं और मास्क पहन के रखें हमेशा। 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको प्रिवेंट करना है, बिकॉज कभी भी कोई भी देश इतनी सुविधाएं नहीं जुटा पाएगा इतनी जल्दी कि आपके सब मरीजों को ठीक कर दे, बिकॉज इसका अभी कोई इलाज नहीं है। ये भी बात सत्य है जी। डॉक्टर शर्मन, जिस तरह से ऑक्सीजन की किल्लत देखी जा रही है हॉस्पिटल्स में भी, राज्यों में भी ऑक्सीजन की किल्लत, और कहीं ना कहीं हम लगातार कह रहे हैं कि जिस तरह से पैनिक की स्थिति बनी हुई है तो सभी लोग इस वक्त ऑक्सीजन की ओर भी भाग रहे हैं कहीं ना कहीं। तो आप ऐसे में डॉक्टर्स क्या सलाह दे रहे हैं कि कब तक ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है, कब ऑक्सीजन लगाना जरूरी हो जाता है पेशेंट्स के लिए? ये इम्पोर्टेंट है प्रश्न आपका, और इसमें बिल्कुल ये बात सत्य है कि बहुत सारे लोगों में भ्रांतियां हैं और बहुत सारे लोग 96-97% जब ऑक्सीजन सैचुरेशन होता है तो भी वो हमको फोन करने लग जाते हैं और प्रेशर भी डालते हैं। तो मैं सबको बताना चाहूंगा कि घर में केवल ऑक्सीमीटर, पल्स ऑक्सीमीटर रखें जी। और क्रोसिन रखें, 2 ही चीज रखें, और कोई दवाई रखने की या स्टीरॉयड रखने की जरूरत नहीं है। तो आपको जब भी सिम्टम हो तो एक चीज होती है कि आप पल्स ऑक्सीमीटर से अपना देखें कि कितनी ऑक्सीजन सैचुरेशन है। अगर आपका 94 से ऊपर मींस 95, 96, 97, 98 है, यूजुअली 98 तक ही होता है, 95 से 98 तक, तो ये नॉर्मल माना जाता है, तो आप बिल्कुल स्वस्थ हैं। दूसरी चीज, आप 5-6 मिनट अगर वॉक कर लें और उसके बाद देखें कि कहीं गिर तो नहीं गया, या जो सांस रोक के देख लें आपकी क्या आधा मिनट तक आप रोक सकते हैं, 1 मिनट तक रोक सकते हैं। तो अगर आप आधा मिनट भी रोक सकते हैं अपनी सांस को तो इसका मतलब आपके लंग्स हेल्दी हैं, आपके फेफड़े सुरक्षित हैं। 6 मिनट के बाद भी अगर आपका 94 से ऊपर रहता है तो बिल्कुल स्वस्थ है, कोई चिंता की बात नहीं। तो आप 5-6 मिनट चलने के बाद अगर आप देखेंगे कि आपका डाउन आ गया, अगर ऑक्सीमीटर में आपका 90 से नीचे आ गया तो डेफिनेटली ये चिंता की बात है, फिर आपको अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए। और क्योंकि आपको शायद वहां पर ऑक्सीजन की जरूरत होगी तो ऑक्सीजन बेड आपको एडमिशन होना पड़ेगा। तो ये चीजें हैं, लेकिन ये सब चीजें दुर्भाग्य से मेरा केवल चिंता यही है कि जब गांव में ये पहुंच चुका है ऑलरेडी, और मैं रियली चिंतित हूं कि गांव में दुर्दशा ज्यादा होने वाली है। जी डॉक्टर शर्मन, इस समय पर जितनी भ्रांतियां, जितनी गलतफहमियां फैलाई जा रही हैं, जितने कुछ तथ्य भी निकलकर सामने आ रहे हैं, तो ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि सीटी स्कैन की तरफ जो लोग भाग रहे हैं, जिनको कम लक्षण है, लगातार सीटी स्कैन की तरफ भी लोग भाग रहे हैं कि कोरोना का लक्षण आ गया और हम सीटी स्कैन कराने चले गए, तो कितना खतरनाक ये हो सकता है? क्योंकि लगातार कहा जा रहा है कि बार बार सीटी स्कैन भी नहीं कराना चाहिए, ज्यादा सीटी स्कैन भी बिना जरूरत के कराना खतरनाक हो सकता है लोगों को। बिल्कुल ये सही बात है, और बार बार हम लोग डॉक्टर्स लोग बता रहे हैं कि अपने आप आजकल जितने डॉक्टर हैं, हर इंसान डॉक्टर बन गया है, वो डॉक्टर की एडवाइस कम मानते हैं, अपनी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी या जो SMS और फेसबुक की एडवाइस ज्यादा मान रहे हैं दुर्भाग्य से, और वो दुर्भाग्यपूर्ण है। बिकॉज ये बिल्कुल सही कहा कि सीटी स्कैन में लगभग 300 से 400 एक्सरे की जितनी क्षमता होती है, जो आपकी रेज मतलब जो आपके बॉडी पर पड़ती है जी। तो इसलिए खास तौर से लेडीज में या जो भी लोग हैं, इनमें कैंसर भी हो सकता है या दूसरी बीमारियां हो सकती हैं अगर मल्टीपल स्कैन कराएंगे। इनफैक्ट पहला स्कैन भी बिना डॉक्टर की एडवाइस के नहीं होना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से हमारे कुछ जो रूरल में डॉक्टर लोग भी इसमें कभी-कभी, आई एम सॉरी टू से टू माय ब्रदर डॉक्टर्स दैट दे आर आल्सो एडवाइजिंग सीटी स्कैन टू ईच एंड एवरीबॉडी। इसमें अगर 94 से नीचे ऑक्सीजन लेवल नहीं है आपका तो सीटी स्कैन की जरूरत नहीं है, और सीटी स्कैन की तभी जरूरत होती है जब आपको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है, मींस ऑक्सीजन बेड की जरूरत है जी, उसमें बहुत जरूरी है। दूसरी चीज, कई बार हमको ये बिल्कुल वेल नोन है कि सीटी स्कैन में जो पैचेज आते हैं वो लगभग 5 से 10% नॉर्मल लोगों में भी आते हैं। अगर कोरोना के काल में नहीं, जितने इस समय सीटी स्कैन हुए हैं, इतने अगर
पहले कभी कराए होते कोरोना से पहले, तो उनमें भी इतने 5 से 10% लोगों में इस तरह के पैचेज आते हैं। तो जब तक अभी लोग 8%, 8/25 जिसको कहते हैं 25% कहते हैं, उसका भी स्कोर अगर आ जाता है तो लोग एकदम भागते हैं कि मेरा लंग्स बैठ गए, ये हो गया। तो ऐसा नहीं, आपकी सांस लेने की शक्ति अगर सही है और आपकी ऑक्सीजन सैचुरेशन सही है तो 8% तक उसको हम माइल्डली मानते हैं, तो उसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। ऑक्सीजन इज मोर इम्पोर्टेंट रादर देन बार-बार सीटी स्कैन कराने के। जी, क्या सिटी स्कैन के अलावा हम सर सिटी स्कैन से पहले चेस्ट एक्सरे को उसके सब्स्टिट्यूट के तौर पर यूज कर सकते हैं? क्या अगर हमें सिटी स्कैन नहीं कराना है तो क्या हम चेस्ट एक्सरे से काम चला सकते हैं सर? बिल्कुल करा सकते हैं, लेकिन हमारे वही है कि इसमें कमीशन आ जाती है कहीं ना कहीं डॉक्टरों की। वो दुर्भाग्य से हमारे डॉक्टर एक्सरे नहीं कराएंगे बिकॉज वो सस्ता होता है, उसमें कमीशन कम मिलेगा। तो दुर्भाग्यपूर्ण बातें हैं कुछ चीजें। अब मैं स्पष्ट वक्ता हूं तो मैं स्पष्ट बोल देता हूं, हमारे डॉक्टर्स भी इसमें इन्वॉल्व हैं जो कि अभी सबको सीटी बोल रहे हैं, और जिसको कहते हैं कि रैम्पेंट मिसयूज ऑफ टेक्निक। जी डॉक्टर शर्मन, कम उम्र में सीटी स्कैन जिस तरह से हम लगातार बता रहे हैं, आप भी लगातार बता रहे हैं कि कितना खतरा हो सकता है, लेकिन जो कोरोना की हमने दूसरी वेव देखी है जो युवाओं को भी जिसने अपनी चपेट में लिया है, तो ऐसे में उनके लिए कितना खतरा बढ़ सकता है ऐसी कम उम्र में सीटी स्कैन की तरफ बढ़ने पर? क्योंकि कहा जा रहा है कि जितना हम रेडिएशन के संपर्क में आते हैं जितनी कम उम्र में, उतना भविष्य के लिए भी हमारे लिए खतरा बन जाता है। बिल्कुल सही बात है। और जो यंगस्टर्स हैं, जो टीनेजर्स हैं, या जो जिनकी फैमिली कंप्लीट नहीं हुई है, उनके लिए बहुत सारे जो गोनाडोट्रोपिक जो हमारी ग्लैंड्स होती हैं उन पर भी असर पड़ता है। तो उनकी फर्टिलिटी कम हो सकती है, स्टेरिलिटी हो सकती है उनको, या जो मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम हो सकती हैं, या जो बहुत सारे ओवेरियन कैंसर हो सकता है, या दूसरे तरह के लंग कैंसर हो सकते हैं। तो कई तरह के कैंसर जो हैं वो इसकी वजह से इतना एक्सरे एक्सपोजर जब मिलेगा तो उसमें हो सकता है। तो मेरी एडवाइस यही है कि इसको जब जरूरत हो, एक्चुअल जरूरत हो तभी करें। इसको एज ये रूटीन नहीं है। सीटी स्कैन इज नॉट ए रूटीन थिंग। ठीक है, आपने गए और ब्लड टेस्ट करा लिया, शुगर का टेस्ट करा लिया, इट इज नॉट लाइक दैट। इसमें बहुत सारे नुकसान, अगर आप वेइंग करेंगे, इसकी तुलना करेंगे तो इसमें फायदे कम हैं और नुकसान बहुत ज्यादा हैं। तो इसलिए सीटी स्कैन को कम से कम लोगों में एडवाइस किया जाए। और हमारी एम्स की जो गाइडलाइन में भी नहीं है, जो कि एम्स की सारे भारत सरकार ने और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने एम्स के साथ मिलकर जो गाइडलाइन बनाई है वो हमने सर्कुलेट की हुई है। और वो सारे मध्य प्रदेश के आपके डॉक्टर्स को हम सेंटर फॉर एक्सीलेंस की वजह से हमारे हर वीक में या हर 15 दिन बाद हमारी जो एक कॉन्फ्रेंस होती है, जो वेबिनार करते हैं हम लोग, उसमें हम पढ़ाते भी हैं। तो अगर जरूरत है तो डॉक्टरों से भी मेरी रिक्वेस्ट होगी एक्सरे करवाएं, और एक्सरे से काफी हद तक आपको लीजन्स पता चल जाएंगे। बट सबसे अच्छा है ऑक्सीमीटर जो है, वो आपको बहुत कुछ बता देगा। ऑक्सीमीटर बता देगा आपको बहुत सारी चीजें, और कुछ करने की जरूरत नहीं। जी डॉक्टर शर्मन, एम्स में क्या कुछ सुविधाएं मरीजों को दी जा रही हैं? देखिए, भारत सरकार का संस्थान है जैसा मैंने कहा, और भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट की मदद से हम लोग, जैसा मैंने बताया, 500 बेड हैं, लेकिन वो सारे बेड हमारे हमेशा ऑलमोस्ट भरे हुए रहते हैं जी। और उसके साथ साथ अभी रेमडेसिविर हमारे यहाँ सफिशिएंटली अवेलेबल है। जहाँ जिनको जरूरत है, एक्चुअल जरूरत है, उनके लिए सीटी स्कैन भी हो रहा है, एक्सरे की जरूरत है, एक्सरे हो रहा है, सारे इन्वेस्टिगेशंस हो रहे हैं, और बाकी जितनी भी सुविधाएं हम दे सकते हैं, पूरी सुविधाएं हमारे यहाँ अवेलेबल हैं। लेकिन यही है कि हमारे ऊपर प्रेशर बहुत रहता है, हर इंसान चाहता है एम्स में भर्ती होना, तो हम सबके लिए बेड नहीं दे सकते। तो मेरा सबसे निवेदन ये रहता है कि हर इंसान को एम्स में आने की जरूरत नहीं है, बिकॉज बहुत सारे लोग हम देखते हैं कि वो ऐसे हैं जो दूसरे हॉस्पिटल में या इवन होम आइसोलेशन में भी ठीक हो सकते हैं, तो वो अपने घर पे रहें। बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट अपनी व्यवस्था कर रही है तो होम आइसोलेशन में रहे। लेकिन हाँ, जिनको जरूरत है हाई फ्लो ऑक्सीजन की या वेंटिलेशन की या और दूसरे इंटरवेंशन की जरूरत है, उनको रेफर करा के और फिर वो एम्स में आते हैं, और हमारे पास बेड अवेलेबल है, तो हम डेफिनेटली उनकी सेवा करेंगे, बिकॉज अल्टीमेटली हमारा मरीज की सेवा करना तो हमारा कर्तव्य है। जी डॉक्टर शर्मन, विदेशों से भी लगातार हमारे देश में मेडिकल इक्विपमेंट्स लाए जा रहे हैं, मेडिकल उपकरण जितने भी लाए जा रहे हैं, कितने कारगर साबित हो रहे हैं वो, और क्या अब हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में मेडिकल इक्विपमेंट्स जो हैं वो मौजूद है, या फिर अभी हमें कितने और जरूरत है इसको जारी रखने के लिए? देखिए, बहुत सारी चीजें हम सेल्फ सफिशिएंट हो गए हैं, जैसे कि
ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हमको मोर देन 100 मिल गए हैं, तो ऑक्सीजन का जी इशू हमको नहीं लगता है। और वैसे भी हमारा जो स्टेट गवर्नमेंट की मदद से हमारा ऑक्सीजन का स्टॉक पूरा ऑलमोस्ट है, एंड उसके ऊपर से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर आ गए हैं, वो हैं। लेकिन जो वेंटिलेटर्स वगैरह आए हैं वो उतनी अच्छी क्वालिटी के नहीं वेंटिलेटर हैं। वेंटिलेटर डेफिनेटली हमको और चाहिए होंगे, अच्छी क्वालिटी के चाहिए होंगे। और बाकी चीज़ें जो कंज्यूमेबल्स या दूसरे इक्विपमेंट आए हैं तो वो डेफिनेटली ज़्यादातर जो हैं वो आ रहे हैं, या जो कंज्यूमेबल्स हैं, दवाइयाँ हैं, मास्क हैं, गाउन्स हैं, ये सारी चीज़ें हमको मिल रही हैं। तो जितने डोनेशन से जो चीज़ें आ रही हैं उनको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, बट जो जिस तरह की क्वालिटी के वेंटिलेटर या जो हाई एंड इक्विपमेंट चाहिए वो शायद हमको अभी और चाहिए होंगे, और हमें उम्मीद है कि शायद हमको मिल जाएंगे जल्दी। जी डॉक्टर शर्मन, लगातार बात की जा रही है तीसरी वेव की। क्या लगता है भारत देश और क्या स्वास्थ्य सुविधाएं उससे लड़ने की तैयारी में है? क्या हमारे पास पूरी तैयारी है? क्योंकि कोई नहीं चाहता कि तीसरी वेव आए, हम भी नहीं चाहते तीसरी वेव आए, लेकिन कहीं ना कहीं हमें सावधानियां तो रखनी होंगी, क्योंकि जिस तरह से हमने पहली लहर के बाद कोरोना को निग्लेक्ट कर दिया था कि हमने हरा दिया है कोरोना का, हम ये मान के बैठ गए थे, और दूसरी वेव ने क्या कुछ हालात देश में पैदा कर दिए हैं, ये सबके सामने है। तो क्या लगता है कि तीसरी वेव के लिए तैयार है देश लड़ने के लिए? कैसे लड़ेगा जब एक दिन में बड़े बड़े आंकड़े सामने आएंगे? तब अगर मैं बिल्कुल दिल से बात बोलूं और बिल्कुल निष्पक्ष बात बोलूं और स्पष्ट बात करूं तो वी आर नॉट रेडी। अभी हमको बहुत सारी तैयारी करनी है, हमको बेड्स बहुत बढ़ाने हैं जी। और जब मैं बेड्स की बात करता हूं तो दिल्ली, बम्बई या हैदराबाद या बड़े बड़े सिटी की बात नहीं करता मैं। छोटे छोटे शहरों, मिडिल लेवल के शहर या डिस्ट्रिक्ट लेवल के शहरों में भी अभी हमको बहुत सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करनी है, जिसमें से कि हमको बेड मैंने बताया, वेंटिलेटर्स मैंने बताया कि हर डिस्ट्रिक्ट में वेंटिलेटर्स कम से कम 10-10, 20-20 वेंटिलेटर होने चाहिए, अच्छे मॉनिटर्स होने चाहिए, ऑक्सीजन सप्लाई ऑलमोस्ट हर डिस्ट्रिक्ट लेवल में। हम कई बार बात कर देते हैं हर डिस्ट्रिक्ट को हम मेडिकल कॉलेज बना देंगे, लेकिन उसके साथ ही साथ ये सुविधाएं नहीं होती। तो ये सारी मुझे लगता है कि हमको हमेशा तैयार, किसी भी एपिडेमिक के लिए हमको हमेशा तैयार रहना पड़ेगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम सारी व्यवस्थाएं, और मुझे लगता है कि ये व्यवस्थाएं कभी बेकार नहीं जाती हैं। हेल्थ एक ऐसी बिल्कुल इंफ्रास्ट्रक्चर है, ऐसी व्यवस्था है जो कभी बेकार नहीं जाएगी। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है। आज यूज नहीं हो रही, लेकिन कभी अगर एपिडेमिक, कभी महामारी हो गई तो उस समय वही व्यवस्थाएं हैं हमारी, काम आएंगी। वो हमको जो विदेशी देशों में, और कैसे हम लोगों ने, चाइना जैसे कंट्रीज ने किस तरह से कंट्रोल इतनी जल्दी कर लिया, क्योंकि उनकी व्यवस्थाएं इन प्लेस थी। हम दुर्भाग्य से हम सोचते रहे कि हम बनाएंगे, फ्यूचरिस्टिक नहीं, हमें बिल्कुल रेडी रहना होगा आज की डेट में हम सब चीजों के लिए। और बच्चों के जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि बच्चों के लिए अब, बिकॉज नेक्स्ट टाइम अगर होता है तो बच्चों में भी होगा, बाकी एडल्ट्स की तो सुविधाएं हैं हमारे पास, अभी हमारे पास बच्चों की सुविधा नहीं। तीसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमें लगता है कि अभी स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट और सबको सोच रहे हैं, उनको सोचना ही पड़ेगा, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स हमारा अभी भी नहीं है सही। जो डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिकल, टेक्निकल स्टाफ, इस तरह की चीजें भी शायद हमको उस पर भी एम्फेसिस करना पड़ेगा जी। बिकॉज़ हम बहुत ओवर स्ट्रेस हो गए सारे डॉक्टर्स। डॉक्टर शर्मा, सरकार की ओर से क्या कुछ मदद की जा रही है हॉस्पिटल के लिए? आप क्लियरली बता पाएंगे ये चीज कि क्या कुछ मदद सरकार कर रही है डॉक्टर्स के लिए, या अस्पतालों में क्या कुछ मदद की जा रही है? क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं लगातार डॉक्टर्स बहुत ज्यादा इस वक्त स्ट्रेस में भी हैं, क्योंकि एक तरफ लोगों की जान बचाना है, एक तरफ व्यवस्थाओं से भी, सिस्टम से भी लड़ रहे हैं। हाँ शिवाली, एक सरकारी अधिकारी से ये आपको क्वेश्चन नहीं करना चाहिए, लेकिन जितने भी ये हम जो भी हैं, जो भी सुविधाएं हमारी सरकार की दी हुई हैं, और जो भी हम कर रहे हैं सरकार के बिहाफ पर ही कर रहे हैं, सरकार के दी हुई चीजों से कर रहे हैं, इतना ही कहूँ जी। बहुत अच्छी बात है डॉक्टर। डॉक्टर, कितना कुछ ये जो हम तीसरी लहर की बात कर रहे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में अगर देखा जाए जिस तरह से तीसरी लहर का जो आशंका जताई जा रही है, वो महाराष्ट्र की अगर बात करें तो बीएमसी और सरकार ने मिलकर, वहां पर राज्य सरकार ने मिलकर बच्चों के लिए भी कोविड वार्ड अब खोलना शुरू कर दिया है। अभी से इसकी आशंका को देखते हुए कि सरकार तैयार रहे उससे लड़ने के लिए, या राज्य सरकार तैयार रहे उससे लड़ने के लिए, तो क्या लगता है कहीं ना कहीं बाकी राज्यों में भी ये सुविधा होनी चाहिए? क्या हमें तैयारी रखनी चाहिए? हाँ शिवाली, मैं पहले ही इसका आपको जवाब दे चुका हूँ, बिकॉज तीसरी वेव के लिए हमारी व्यवस्थाएं और हमारी
इंफ्रास्ट्रक्चर हमको पहले से ही तैयार करके रखनी पड़ेगी, जिसमें कि पीडियाट्रिक्स के डॉक्टर्स, नर्सेज, ट्रेंड इन द स्पेशलिटी, टेक्निकल स्टाफ और सारी चीजें, पीडियाट्रिक बेड, पीडियाट्रिक वेंटिलेटर वो थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं, तो ये सारी चीजें हमको पहले से ही सोच के रखनी पड़ेंगी, सुविधाएं बढ़ानी पड़ेंगी। तो बिकॉज अब ये हर पॉपुलेशन में होगा, तीसरी वेव जो आएगी, मैं अगेन वो कह रहा हूँ कि भी और ही में फर्क है, तो बच्चों में भी होगा और बच्चों में ही नहीं होगा, लेकिन बच्चों में भी होगा, तो सारों में होगा। तो एडल्ट्स की सुविधाएं तो हमारे पास काफी हद तक है, लेकिन हर हॉस्पिटल में आप देखेंगे तो एडल्ट और अगर प्रोपोर्शन निकाला जाए बच्चों के बेड का, तो वो 10% से भी कम होता है। तो वो हमको हो सकता है कि शायद हमको कोरोना के लिए कुछ ऐसे हॉस्पिटल बनाने पड़ेंगे जहां ऑलमोस्ट 30 to 40% एंड 60%, 40-30-60 करना पड़ेगा, हमको प्रोपोर्शन बढ़ाना पड़ेगा, और सारी सुविधाएं उसी तरह से, चाहे वेंटिलेटर हो, चाहे बेड हो, या जो भी दूसरी मॉनिटर्स हों, उस तरह के जो और बाकी सुविधाएं हों, वो सारी चीजें हमको करनी पड़ेंगी। तो इस तरह से मुझे लगता है कि हम कॉम्बैट कर पाएंगे इसको, और मुझे उम्मीद है कि शायद हम लोग पॉजिटिव रहेंगे तो अच्छा रहेगा, बिकॉज नेगेटिविटी से कुछ फायदा तो होना नहीं। जी डॉक्टर शर्मन, लॉकडाउन के पक्ष में आप पहले भी थे, जैसे हमने अभी भी चर्चा की इस टॉपिक पर कि लॉकडाउन कितना जरूरी है, लेकिन कहीं ना कहीं पिछली बार जो लॉकडाउन लगा के जो हटा दिया गया था, उसके बाद जो तस्वीर फिर से निकलकर सामने आई है, दूसरी वेव ने जिस तरह से चपेट में लिया है पूरे देश को, वाकई बेहद खतरनाक है। तो अब डॉक्टर्स क्या सलाह देते हैं, कितना सख्त ये लॉकडाउन इस बार होना चाहिए ताकि तीसरी वेव आए ही ना, हम कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ दें, ताकि हमें तीसरी वेव का सामना ही ना करना पड़े? देखिए, तीसरी वेव तो आप इसको डिले कर सकते हैं और लो डाउन कर सकते हैं, बट तीसरी वेव को आप खत्म नहीं कर सकते। उसका रीजन ये है कि लॉकडाउन डेफिनेटली लगना चाहिए, और लॉकडाउन आपको मौका देता है, मैं अगेन एंड अगेन आपसे बता रहा हूँ, कि हमको अपने आप को सुदृढ़ करने की एक टाइम देता है, और टाइम देने से हमको मिल जाएगा। लेकिन जब भी आप खोलेंगे, आप अमेरिका में यात्री खोलेंगे, सबसे ज्यादा हुआ, आपको सबको पता है कि जो स्ट्रेन आई वो बाहर से आई, तो उस तरह से जब भी किसी देश के लिए आना जाना या किसी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आप खोलेंगे तो कोरोना तो बढ़ेगा। जब तक कोरोना है दुनिया में, मैं हमेशा से कहता आया हूँ, जब तक रहेगा तब तक हमको ये मान के चलना है कि कभी भी कल आपके पास ये आपके दरवाजे पे आके खड़ा हो सकता है। तो हमको सारे अपने आप को दुरुस्त करना पड़ेगा। लेकिन लॉकडाउन इसलिए जरूरी है कि जितना लॉकडाउन लंबा करेंगे हम, उतना हमारे सुविधाएं करने के लिए, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे टैंकर्स हो, चाहे दवाइयां नहीं है, अभी वैक्सीनेशन है, वैक्सीनेशन हमको धीमे धीमे करने से नुकसान ज्यादा है, बिकॉज नए म्यूटेंट्स आ जाएंगे, वो नुकसान ज्यादा करेंगे। हमको वैक्सीन बार फुटिंग की उस पर स्पीड पे करना है, और जल्दी जल्दी हमको कम से कम 50 से 60% लोगों को हमको वैक्सीनेट करना पड़ेगा 3-4 महीने में। वो नहीं हो पा रहा, अभी 16 करोड़ लोग ही 3 महीने में हो पाए। तो हमको लगता है कि इसकी स्पीड बहुत जल्दी बढ़ानी पड़ेगी। अभी दुर्भाग्य से कुछ वैक्सीन का प्रोडक्शन कम हो गया, तो ये वैक्सीन का प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए। जो हमारे यहाँ 2 हैं, तीसरी अभी आई है, उसका भी प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए। जो अमेरिका से या दूसरे देशों में जो वैक्सीन है उनको भी इंपोर्ट करना चाहिए, उनको लाइसेंसिंग होनी चाहिए, उनको परमिशन मिलनी चाहिए। तो ये सारी चीजें बहुत कुछ करना है, हम लोगों को बहुत कुछ करना है, और हमको जल्दी से जल्दी लोगों को वैक्सीनेट करना है एक तरफ। दूसरा, मैं हमेशा कहता हूँ, हमें मास्किंग, लॉकडाउन, ये हमारे सामाजिक वैक्सीन का काम करेंगे। तो ये 3 चीजें हमको करनी है। अपनी इंडिविजुअल वैक्सीन लगानी है, हमें अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथन करनी है, और हमको लॉकडाउन से इसकी चेन को ब्रेक करने में मदद मिलेगी। जी डॉक्टर शर्मन, इस वक्त बड़ी बात हमेशा ये कही जा रही है कि अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखे, हर इंसान अपनी इम्यूनिटी बनाए रखे, इम्यूनिटी बढ़ाए रखे, ताकि रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है आपके अंदर रोगों से लड़ने में काम आए। तो ऐसे में अपनी इम्यूनिटी बनाए रखने के लिए या बूस्ट करने के लिए क्या कुछ उपाय किए जा सकते हैं? हाँ, वही देखिए, एक हमारे समाज में एक इतना बहुत बड़ा कंट्राडिक्शन है। एक तरफ तो हम बहुत सारी, चाहे वो XYZ में नाम नहीं लूंगा किसी के, उनकी दवाई हो या उनकी दवाई हो या उनकी दवाई हो, मतलब आप समझ गए होंगे किसकी बात कर रहा हूँ। सब इम्यूनिटी की बातें करते हैं, वो करते हैं। एक तरफ हम स्टीरॉयड ले रहे हैं धड़ल्ले से, हमारे जो लोकल जो है, जो हमारी इम्यूनिटी को कम कर देता है। तो ये बड़ी डायकोटोमी, या जिसको हिपोक्रेसी कहते हैं। इंडिया में इतनी जागरूकता की कमी है, एक तरफ हम इम्यूनिटी बढ़ा रहे हैं, एक तरफ हम स्टीरॉयड सबको दिए जा रहे हैं, खुद मरीज अपने आप ले रहे हैं, वो मरीज खरीद के स्टीरॉयड ले जा रहे हैं, तो उससे तो इम्यूनिटी और कम होगी। तो वो मैं बार बार कह रहा हूँ कि स्टीरॉयड ये जो सबसे खतरनाक चीज है। चाहे आप इम्यूनिटी की कोई भी आप होम्योपैथी ले लीजिए, चाहे कोई भी पैथी ले लीजिए,
आप इम्यूनिटी बढ़ाते रहेंगे एक तरफ और आप स्टीरॉयड ले लेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है। आप हाई प्रोटीन डाइट लीजिए, फल लीजिए, सब्जियां खाइए, ये, जी। और अगर नॉन वेजिटेरियन है तो नॉन वेज खाइए, वेजिटेरियन है तो वेजिटेरियन। लोगों को बहुत सारे दूसरे तरीके हैं प्रोटीन के। तो हाई प्रोटीन लेते रहिए, जिंक जी। लीजिए, विटामिन सी लीजिए, विटामिन डी लीजिए। 3 चीजें हैं जो आपको हेल्प करेंगी। और स्टीरॉयड मत लीजिए। जी। मैंने एक तरफ बताया क्या लेना है और क्या नहीं लेना है। तो स्टीरॉयड नहीं लेना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टीरॉयड लेंगे तो सब आपका सब सारी जितनी मेहनत है आपकी और जो आपने लिया है सब बेकार, नल एंड वॉइड हो जी। जाएगा। और उससे अगर एक बार इन्फेक्शन हुआ तो आपके लंग्स को पूरी तरह से कोरोना घायल कर देगा, जो लोग स्टीरॉयड लेते हैं। जी। डॉक्टर शर्मन, पोस्ट कोविड सिंड्रोम की अगर बात की जाए तो लगातार कोविड के बाद जो लक्षण निकलकर सामने आ रहे हैं, किसी को सूंघने में प्रॉब्लम हो रही है, किसी को सुनने में भी कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है। ऐसे कई तथ्य और कई लोग निकलकर सामने आए हैं जिन्होंने कहा है कि पोस्ट कोविड के बाद उनको काफी गंभीर जो है लक्षण दिखाई दिए हैं उनके शरीर में। तो ऐसे में उन लोगों को क्या करना चाहिए, बिना डॉक्टर के परामर्श के क्या कुछ नहीं लेना चाहिए, और कितना जरूरी हो जाता है ऐसे में डॉक्टर से संपर्क में रहना और लगातार परामर्श के साथ ही किसी भी दवा का सेवन करना? ये बिल्कुल सही है। जिसमें ये पोस्ट कोविड सिंड्रोम में, जैसे मैंने बताया, कुछ तो हार्ट की जो मैंने प्रॉब्लम बताई, जिसको ब्रेन फॉग कहते हैं। एक ब्रेन फॉग भी एक कंडीशन है जो उसमें क्या होता है कि कैपिलरी जो होती है उनमें थोड़ा थोड़ा सा, काफी बड़ा थक्का नहीं जमता है, बट थोड़ा थोड़ा सा बहुत माइन्यूट जो थक्के जम जाते हैं, तो उसको ब्रेन फॉग कहते हैं। और ब्रेन फॉग का जो लक्षण होते हैं, ये होता है कि आदमी को समझ में नहीं आता कि मेरे सामने कौन है, भूल जाना, जल्दी से याद नहीं आना चीजों को, किसी को देख के फिर इग्नोर कर देना, या बिल्कुल क्लियर नहीं दिखना, या विजन नहीं समझ में आता, कल मुझे क्या करना है, मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ। तो थोड़ा सा वो व्हिमजिकल जिसको कहते हैं वो रहते हैं, तो ब्रेन फॉग हो सकता है। या हार्ट अटैक, जिसको मैंने बताया कि वो एक सिंड्रोम का ही पार्ट है, वो हो सकता है। कमजोरी बहुत ज्यादा हो जाती है कुछ लोगों में, लूज मोशन हो सकते हैं, बाद में भी लूज, एक तो सिम्टम भी होता है, एक बाद में भी हो सकते हैं। और कुछ लोगों को जैसे बताया कि ये स्मेल, टेस्ट एंड स्वाद का चले जाना, या फिर स्मेल का चले जाना, ये सिम्टम भी, लक्षण भी हो सकता है और बाद में भी आ सकता है। तो कई बार बहुत सारी चीजें देखने को मिल रही हैं। तो इन सब चीजों का यही है कि सब लोग ध्यान रखें, जिनको हो गया है वो भी अपना ध्यान रखें, और जिनको नहीं हुआ है वो बचाव रखें इससे। और डरें नहीं, लेकिन पैनिक होने की जरूरत नहीं, लेकिन डरें इसलिए क्योंकि इसको होने ना दें, इसलिए डरें कि ये डेफिनेटली खतरनाक बीमारी है और बहुत स्ट्रेसफुल बीमारी है, बिकॉज आदमी को डर इतना ज्यादा हो गया है। हालांकि अगर देखा जाए, मृत्यु अगर देखेंगे तो 2% ही हो रही है। दूसरी बीमारियों के कंपैरिजन में देखा जाए तो मृत्यु बहुत कम है, लेकिन आदमी में इतनी पैनिक हो जाता है, इतना घबरा जाता है। और जिस तरह से सुविधाओं का थोड़ा सा जो हम लोग देख रहे हैं, विजुअल्स इतने जो देखते हैं टीवी पे या जिस तरह से, तो वो दुर्भाग्य से वो कभी कभी वो भी बहुत विचलित करते हैं, इसलिए लोग घबराए हुए ज्यादा हैं। तो घबराना नहीं। जी डॉक्टर शर्मन, घरेलू उपाय कितने कारगर साबित हो रहे हैं इस वक्त, क्योंकि कई लोगों का हम देखा जा रहा है कि घर के ही चीजें वो लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, काढ़ा बनाकर पी रहे हैं। तो ऐसे में घरेलू उपाय कितने कारगर साबित हो रहे हैं कोरोना संक्रमितों के लिए, या कोरोना संक्रमित जो नहीं भी हैं, जो सिर्फ घर पे रह रहे हैं अपनी इम्यूनिटी के लिए, घरेलू उपाय कितने ज्यादा कारगर हैं? शिवाली, देखिए, मैं तो एलोपैथी का डॉक्टर हूँ, तो मैं इन सब चीजों में बिलीव नहीं करूंगा। मैं तो फिर वही कहूंगा, अच्छी सब्जी का बना हुआ खाना खाइए, जिसमें हाई प्रोटीन हो, फल खाइए, दूध पीजिए, पनीर खाइए, दालें खाइए तरह तरह की। और जिंक मैंने बताया, जिंक ले लीजिए, जिंक का मल्टीविटामिन लीजिए, विटामिन सी लीजिए, जो एलोपैथिक विटामिन डी कैसे ले सकते हैं। वॉक कीजिए, अपने ग्लूकोज को, अगर शुगर डायबिटिक लोग हैं वो उसको कंट्रोल रखें, हाइपरटेंसिव हैं तो वो अपने ब्लड प्रेशर को रखें जी। मैं दूसरी चीजों में मैं ये नहीं कहूंगा कि वो खराब हैं कि अच्छी हैं, बिकॉज लेकिन मैं ना होम्योपैथ हूँ, ना मैं जो आयुर्वेद हूँ, तो मैं उस पर अपने विचार रिजर्व रखूंगा। मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा जी। शर्मन जी, डॉक्टर शर्मन, एक्सरसाइज कितनी जरूरी है ऐसे वक्त पे? हाँ, एक्सरसाइज पहले बचने के लिए, इससे प्रिवेंट करने के लिए बहुत जरूरी है। जिनको नहीं हुआ है तो वो डेफिनेटली एक्सरसाइज करते रहें। और जैसा मैंने बताया कि जिनको हो चुका है तो वो एक्सरसाइज में थोड़ा सा उनको संयम रखना पड़ेगा। और जो मैंने कहा, एक्सरसाइज करें, लेकिन हैवी एक्सरसाइज ना करें जी। और बिकॉज हैवी एक्सरसाइज, जैसे मैंने बताया, उससे हो सकता है कि कभी कभी बहुत सारे केसेस ऐसे सुनने में और रिपोर्ट हो रहे हैं
उनमें कभी कभी फैटेलिटी हो सकती है। तो इसलिए मैं जी एडवाइस करूंगा एक्सरसाइज करें, लेकिन लाइट एक्सरसाइज करें और घर में ही रह के करें और हैवी एक्सरसाइज ना करें। जी और जो मरीज हैं किसी बीमारी के, हार्ट के या उस तरह के, तो उनको बहुत संयम और अपने आप जो भी ट्रेनर हैं या जो डॉक्टर हैं आपके, उनसे बात करके तभी करें। जी डॉक्टर शर्मन, जिस तरह से हम अभी बात कर रहे थे, तथ्य भी निकल कर कई सामने आए हैं। जिस तरह से अभी हम सिटी स्कैन की बात कर रहे थे, मैं फिर से आपसे यही सवाल करूंगी कि जो हम खुद को इतनी जल्दी रेडिएशन में जो ला रहे हैं, छोटे कई तथ्य ऐसे निकल कर सामने आए थे कि भविष्य में ऐसे में कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के होने का खतरा रहता है। कितनी सच्चाई इस बात में है? बता दिया शिवाली जी, मैंने बताया और दोबारा रिइटरेट करूंगा कि बिल्कुल कैंसर का बहुत बड़ा खतरा है। जो मैंने बताया प्रोडक्टिव एज जिसको कहते हैं, जिनके गोनाड्स जो होते हैं, जिनके जैसे ओवरी है, टेस्टिस हैं, या जो प्रोस्टेट है, इन ऐसी चीजों में, या लंग्स का कैंसर इन चीजों में हो सकता है। तो उनको जो नपुंसक भी हो सकते हैं या जो स्टेराइल भी हो सकते हैं, और उसके साथ साथ इसके साथ साथ उनको कैंसर हो सकता है, खासतौर से बिकॉज मैक्सिमम जो लंग्स का है या इंटेस्टाइन का कैंसर हो सकता है। तो उन लोगों को बहुत इस चीज का संयम रखना, अननेसेसरी जब जरूरत होती है तो डेफिनेटली करना है। मैं ये नहीं कह रहा कि सीटी स्कैन की भी जरूरत, वो भी एक डिवाइस बनी है और उसका भी एक इम्पोर्टेंट इन्वेस्टिगेशन, लेकिन जब जरूरत हो तभी। और आप अपने सीनियर डॉक्टर से, ये आजकल दुर्भाग्य से जो मैं देख रहा हूँ, वो मैं बार बार रिपीट नहीं करना चाहता, मैंने ऑलरेडी एक बहुत स्ट्रॉन्ग कमेंट कर दिया है, तो मैं दोबारा नहीं करना चाहूंगा अपने डॉक्टर लोगों के लिए भी। तो वो संयम रखें इस चीज का। जी बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए डॉक्टर, और दर्शकों को आपने हमारे बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां दी। तो ये थे डॉक्टर शर्मन, जिन्होंने खास जानकारी दी और ये भी बताया कि कितना कुछ खतरा अभी तक है और कितना इंसान रेडी है तीसरी वेव के लिए। डॉक्टर शर्मन ने बताया कि आप घबराएं नहीं, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। जहां तक कि लॉकडाउन की बात है तो वो भी बहुत जरूरी है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।